नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। गाजियाबाद के मोल्टा मेरठ रोड स्थित मराना धाम मंदिर में जागरूक जनसेवक और भाजपा के प्रतिनिधि ने मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी दिनेश गोयल ने फीता काटकर किया। वह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वरदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सक ने रक्तदान करने पहुंचे लोगों से वार्ता भी की। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है। वहीं गाजियाबाद में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और आधी रात से ही उनके निवास पर बधाई देने के लिए चाहने वालों का तांता लगा रहा। प्रदेश भर से पहुंचे हजारों लोगों ने उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं इस अवसर पर भाजपाइयों ने अपने नेता के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री के जन्मदिन पर ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई गई। भैया, रायपुर शहर ही नहीं, दूर दराज गांव से लोग आपका जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। आपके प्रति लोगों का इतना सम्मान है, आपके जन्मदिन को त्योहार के जैसे मनाते हैं। कैसा महसूस करते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? लोगों का प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और कार्यकर्ता और जनता की ताकत है, वही मेरा संबल है और यही मेरा जन्मदिन है। जो लोग भी मेरे प्रति प्यार, स्नेह और सम्मान और अपना आशीर्वाद प्रकट कर रहे हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर, जन्मदिन पर कुछ संदेश लोगों को? जन्मदिन जो है, वैसे तो कहेंगे तो जीवन का 1 साल कम होता है, परंतु लोगों की शुभकामनाएं काम करने की ताकत देती है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हम सेवा का संकल्प लें और जो कमजोर लोग हैं उनकी सहायता करें। यही मेरे जन्मदिन मनाने का सच्चा संदेश होगा। सर, कैसा रहा कार्यक्रम आज? आज माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का जन्मदिन है, जो छत्तीसगढ़ के जनसेवक माने जाते हैं। आज उनका जन्मदिन पूरे छत्तीसगढ़ की जनता मनाती है। उसमें आज हम लोगों ने 61 पाउंड का, उनके 61 साल के होने पर 61 पाउंड का केक कटाकर सभी लोगों ने आज खुशियां मनाई और बृजमोहन अग्रवाल जी से केक कटाकर उनको बधाइयां दी। भैया, रायपुर शहर ही नहीं, दूर दराज गाँव से लोग आपका। वहीं बांदा दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। जानकारी मिलते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में मंत्री को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस घटना से अस्पताल में अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि जन कल्याण योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी के लिए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह के साथ 3 राज्य मंत्री बांदा पहुंचे थे। 2 दिवसीय दौरे के बाद कैबिनेट मंत्री गेस्ट हाउस में विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें जहरीले कीड़े ने काट लिया। सीएम साहब, किस तरह की सूचना थी, क्या मामला था, कौन लोग आए हुए थे? 3 बजे सूचना मिली कि माननीय मंत्री जी जल विभाग के मंत्री हैं और यादव जी हैं और इनको जो है संभवतः किसी चीज़ ने काट लिया है। उंगली पर, दाहिने हाथ की उंगली पर काटा था। तत्काल ये ट्रॉमा सेंटर है, तत्काल मैं भी आ गया। फिजिशियन को बुलाया, डॉक्टर एस डी त्रिपाठी, उनकी जांच की गई। किसी तरह के विषैले जंतु द्वारा काटने का लक्षण नहीं मिला, विष का कोई लक्षण नहीं मिला। स्थानीय उसको घाव को साफ कर दिया, हल्का सा घाव था और खून बह रहा था और आवश्यक उपचार किया गया, समस्त उपचार किया गया। उनका बीपी लिया गया, नॉर्मल पाया गया, लगभग नॉर्मल था और उनको जो है ईसीजी भी कराई गई, नॉर्मल पाई गई। उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया, एसी वार्ड में 3 घंटे तक रखा गया और वो ठीक है, वो आवाज़ कर गया। फिजिशियन डॉक्टर एस डी त्रिपाठी ने देखा, मैं भी रहा, जिलाधिकारी महोदय भी उपस्थित रहे, एसडीएम साहब, समस्त अधिकारी, सीओ साहब समस्त उपस्थित रहे। उनकी प्रॉपर केयर की गई, ठीक है और ऑब्जर्वेशन में 3 घंटे के लिए रखा गया, बिल्कुल ठीक है। कोई किसी प्रकार का कोई विषैले जंतु द्वारा काटने का कोई लक्षण नहीं है। संभवतः चूहे आदमी ने काटा होगा और अब वो ठीक है। सर्किट हाउस में गए, वहाँ एम्बुलेंस लगी हुई, हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखे। वहीं बांदा में पर्यटन और सांस्कृतिक कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान
कैबिनेट मंत्री ने पूरे अस्पताल का भ्रमण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री जयवीर सिंह ने मरीजों और उनके तीमारदारों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली और इसके साथ ही अस्पताल के दवा वितरण केंद्र में जाकर मरीजों को मिलने वाली दवाओं की भी जानकारी ली। साथ ही वितरण केंद्र के कर्मचारियों को आने वाले मरीजों को समुचित दवा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री ने साफ सफाई के साथ साथ जिला चिकित्सालय में होने वाली कमियों की भी जानकारी ली ताकि सभी कमियों को पूरा किया जा सके, जिससे यहां आने वाले मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। वहीं निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री रामकेश निषाद, नरैनी विधायक, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। हम लोगों को पिछले 3 दिन से बांदा, चित्रकूट और पूरे बांदा चित्रकूट मंडल में सभी जिलों पर भ्रमण करने का दिशा निर्देश ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना करके आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम लोग दौरे पे हैं और उसी में उन सभी जगहों पर जो लोक हित के जहाँ हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ, बिजली की व्यवस्थाएँ, कानून की व्यवस्था, विकास कार्यों की समीक्षा करने का हम लोगों को निर्देशित किया गया है। उसी के अंतर्गत हम लोग जनपद बांदा में आपके सामने हैं, यहाँ जिला अस्पताल में खड़े हैं, यहाँ हम लोग विभिन्न वार्डों में गए हैं, ट्रॉमा सेंटर में भी गए हैं, पीछे भी तमाम स्थानों पर हम लोग होके आए हैं, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पहला विजन है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति पूरी तरह गंभीरता से सरकार प्रयास कर रही है, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रयास कर रही है और प्रयास ये है कि सरकार की सुविधाओं का, योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक हर हाल तक पहुँचे। स्वास्थ्य सेवाओं में खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से उस पर चिंतित हैं कि प्रदेश का जब तक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जबरदस्त तरीके से अच्छी नहीं होगी तब तक न समाज का भविष्य हो सकता है, न बच्चे स्वस्थ हो सकते हैं। और स्वस्थ जीवन से ही स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार, स्वस्थ शरीर से ही आगे समाज का निर्माण हो। इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। औचक निरीक्षण हुआ है बिना किसी पूर्व सूचना के हुआ, आप लोगों के संज्ञान में भी होगा। कमिश्नर साहब साथ हैं, डीएम साहब साथ हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं। हम लोगों ने यहाँ देखा है, लोगों से मिले हैं, मरीजों से मिले हैं, उनसे बात की है, तीमारदारों से बात की है और जो भी स्थितियाँ परिचित कुछ कमियाँ मिली हैं उस पर कमिश्नर साहब और डीएम साहब संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने निर्देश कर दिया है। और निश्चित रूप से हम लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं या जो भी लोक कल्याण की योजनाएं हैं पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, भ्रष्टाचार मुक्ति के साथ, बिना दलालों के जन जन तक पहुँचाने का, पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे जितने हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़े, कार्रवाइयाँ भी होंगी, प्रयास भी होगा। 8 महीने से यहाँ की तनख्वाह नहीं मिली बच्चों को, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, तमाम लोग परेशान हैं, सुपर हो चाहे वार्ड वाले, 8 महीने से कोई तनख्वाह सरकार की मारी नहीं आती है। हम निश्चिंत रहिए, कोई भी भुगतान अगर ऐसी तो समस्या सामने रखेंगे, हम लोग समाधान सामने कई बार बताया कि करेंगे, उसका होगा। लेकिन कोई जो भी सरकार की कर्मचारी है उनकी तनख्वाह सरकार देने के लिए फिर संकल्पित और उनकी सुख सुविधाएं वाले का विशेष ये विशेष हो सकता है, कैंटोक्चुअल हो, संविदा वाले हों, अलग अलग हो। वहीं मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में अनावश्यक रूप से जब्त की गई गाड़ियों की खुली नीलामी की गई। नीलामी बोली 2 राउंडों में की गई। इसमें तहसीलदार मनोज कुमार और सीओ गौरव त्रिपाठी ने गाड़ियों को नीलाम किया। आपको बता दें कि इस दौरान 101 वाहन की नीलामी की गई है। गोवर्धन सीओ गौरव त्रिपाठी ने बताया है कि नीलामी में प्राप्त राशि से थानों का सुंदरीकरण किया जाएगा और थानों में साफ सफाई भी रह सकेगी। सर, आज गोवर्धन थाने में वाहनों की नीलाम कराई है, क्या उद्देश्य है इसका? थाना गोवर्धन क्षेत्र में आज नीलामी की प्रक्रिया समाप्त की गई है। शासन के निर्देशों के क्रम में जब वाहन थाने पर अनावश्यक रूप से लंबित रहते हैं उनका निस्तारण करने के लिए यहाँ पर अथक प्रयास किया गया है। इसी क्रम में आज कुल 101 वाहन के करीब नीलामी की गई है। इनका 1 महीने पूर्व से ही चिन्हीकरण किया गया था और संबंधित विभाग से इसकी रिपोर्ट ली गई थी। इसका उद्देश्य है कि थानों पर
जो गंदगी रहती है उसको साफ सफाई किया जा सके, थानों पर लोगों को बैठने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और इससे थानों का सौंदर्यीकरण होगा और साथ ही साथ जो अनावश्यक रूप से माल मुकदमाती और वाहन लंबित रहते हैं उनका डिस्पोजल किया जा सके। नीलामी में किस तरह के वाहनों का समावेश किया गया है? नीलामी में अभी प्रथम चरण में हम लोगों ने जो लावारिस वाहन रहते हैं जिनका किसी कोई क्लेम नहीं है और जो सीज वाहन है जिनका कोई क्लेम नहीं किया है, संबंधित को नोटिस दी गई थी, कोई जवाब न होने पर इनको निष्प्रयोज्य घोषित किया गया और इनकी नीलामी की गई। नीलामी किए गए वाहन क्या सड़क पर चल सकेंगे या ये कटान में जाएंगे? अब जो भी है वो कबाड़ी अपना निश्चित करेंगे। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां गर्भवती महिला को थाने में जमीन पर बैठाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मारपीट की गुहार लगाने थाने पहुंची गर्भवती महिला जमीन पर बैठी हुई है। यह वीडियो सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए किए गए दावों और प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क, महिला हेल्पलाइन आदि वादों की पोल खोल रहा है। आपको बता दें कि वीडियो के सामने आने के बाद ये सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां भी बटोर रहा है। ये पूरा मामला सिद्धार्थनगर के शौतरगढ़ थाने का बताया जा रहा है। वहीं मथुरा के गोवर्धन तहसील के अंतर्गत नीम गांव में एक 5वीं क्लास के छात्र के साथ बेरहमी दिखाते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ने जमकर मारपीट की है, जिसके चलते छात्र को काफी चोटें भी आई। आपको बता दें कि छात्र के परिजनों ने इसकी तहरीर सीओ ऑफिस में दी। यह पूरा मामला गोवर्धन के रेलवे स्टेशन के पास स्थित अग्रसेन पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है गोपाल। गोपाल, ये बच्चे के साथ टीचर ने मारपीट की है, क्या मामला है? मामला ये है कि बच्चे ने कोई नकाज क्लास में कोई उदम वगैरह कर दिया होगा, तो उसने जो क्लास ले रहा था उसने पीटा है खूब। तो उसके बाद में फिर प्रिंसिपल ने पीटा, के सर ने पटक पटक के पीटा डंडों से। उस पर लील पड़ रही हैं, वो बच्चा रुका नहीं जा रहा, इतना जोर से रो रहा है अभी। कौन से स्कूल की बात है? ये अग्रसेन पब्लिक स्कूल है। कहाँ पे पड़ता है? ये बरसाना रोड पर है, रेलवे क्रॉसिंग के पास। बच्चे की उम्र क्या रही होगी? और बच्चे की उम्र है करीब 12 साल। छोटा ही बच्चा? हाँ, 5th क्लास में पढ़ता है। डंडों से मारा है? डंडों से मारा है, लील पड़ रही है उसके शरीर पर। अच्छा, पूरी तरह से घायल हो रहा है। क्या कह रहा है अभी प्रिंसिपल? क्या कह रहा है? प्रिंसिपल तो बात ही नहीं कर रहा है। उसकी बच्चे फ़ोन उठा रहे हैं, उसकी मैडम फ़ोन उठा रही है, बल्कि वो सो रहे हैं, वो अभी बात ही नहीं कर सकते। बच्चे की चोट है शरीर? हाँ, बच्चे की चोट है शरीर पर। बेटियां बोझ नहीं होती। बेटियों के होने से बाप के कंधे झुकते नहीं बल्कि गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। इस बात को अमेठी उपजिलाधिकारी फाल्गुनी सिंह ने पूरी तरह से साबित किया है। उन्होंने अपने परिवार ही नहीं बल्कि समाज के नाम रोशन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अमेठी उपजिलाधिकारी फाल्गुनी सिंह से हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है फाल्गुनी सिंह का, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। मैं हूं रवि श्रीवास्तव। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा और ऐसे कार्यक्रम में आपको मैं ले चल रहा हूं जहां बहुत सारी चीजें इस फील्ड में लोग जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस फील्ड में इतनी मेहनत है, वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है, तो बड़ा मुश्किल होता है। हम बात कर रहे हैं उप जिलाधिकारी तिलोई जनपद अमेठी की। हमारे साथ फाल्गुनी सिंह जी मौजूद है, जो 2018 बैच की PCS अधिकारी है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में आने के लिए माता पिता की प्रेरणा और खुद में लगन और निष्ठा की वजह से आप इस पद पर हैं। और न्यायिक बात करें, जुडिशरी की चर्चा करें, तो समाज में जिस तरह का पावर एक होता है और वाकई इस मेहनत में आप कितनी कामयाब हुई और इसमें आने की प्रेरणा सही आपको कहाँ से मिली। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों की दुनिया न्यूज चैनल में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस समय जनपद अमेठी के आप जो है उप जिलाधिकारी हैं तिलोई तहसील में। तो हम ये बात करेंगे मैडम कि ये आपका किस बैच में क्या कंप्लीट हुआ और कैसे हमारे क्षेत्र में। नमस्कार, मेरा नाम फाल्गुनी सिंह है। मैं 2018 बैच की PCS ऑफिसर हूँ जी। और मेरी पहली पोस्टिंग है, ये अमेठी मेरा पहला जनपद था और ये तहसील मेरी पहली पोस्टिंग है। अभी मैंने 15 तारीख को ही ज्वाइन करा है। जी, आपका स्वागत है मैडम हमारे चैनल पे। और हमारा सवाल है इस प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम में, क्योंकि आप जिलाधिकारी हैं अमेठी की तहसील तिलोई की, क्या मैसेज जो आज के जो युवा हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं IPS की, IAS की और PCS की,
तो इस क्षेत्र में जाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी लगन की आवश्यकता होती और जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मेरा तो प्रेरणा स्रोत मेरे माता पिता ही रहे हैं। मेरे पापा भी सर्विसेज में रहे हैं, तो हमेशा से बचपन से ही मेरा ये सपना था कि जो है या तो सिविल सर्विसेज में ही मुझे जाना है, तो उसी क्षेत्र में मैंने निरंतर प्रयास करती रही मैं। और मेहनत तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत अनुशासन की आवश्यकता है और बहुत ही ह्यूमिलिटी की आवश्यकता है आपको, और बहुत टाइम देना पड़ेगा। और लेकिन अगर लोगों की परेशानियां सॉल्व करनी है तो इससे बेहतर मुझे लगता है और कोई ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता है। आप ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, लोगों की समस्याएं आपके सामने दिखती हैं, आपके पास पूरी पावर है, आपके पास सारे नियम कानून हैं जिसके द्वारा आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इससे बड़ा प्रेरणा स्रोत और कुछ नहीं हो सकता। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IPS बने, IAS बने। बेटियां जब पैदा होती हैं तो बाप के कंधे झुक जाते हैं, ऐसी कहावत। लेकिन ये चरितार्थ आपको देखकर, या हम ये कहें कि आप जैसी जो भी लड़कियां हैं जो क्षेत्र में ऑफिसर्स बन के आई, ये एक मैसेज है बेटियों के लिए। क्या मैसेज जो बेटियां आज अपने आप को अकेला महसूस करती हैं, और शिक्षा की बात करें और एडमिनिस्ट्रेशन जॉब की बात करें तो उसमें कितना सही रहेगा? देखिए, ये तो बहुत पुरानी धारणा है, लेकिन ये धारणा काफ़ी चेंज हो चुकी है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं और मेरी एक बहन और ही है, और हमारे माता पिता ने हमेशा यही बताया है कि आप पढ़ो, आप सक्षम बनो, और आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके लिए आपके जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। मेरी बहन डॉक्टर है और मैं PCS अधिकारी हूँ, माता पिता के आशीर्वाद से। तो इसीलिए मैं सारी लड़कियों को बस यही बताना चाहती हूँ कि अपनी शिक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप शिक्षित रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तो आप अपना जीवन सफल बना सकेंगे। और ये जो धारणा है कि बेटियां बोझ होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बेटियों को सही शिक्षा दी जाए, उनको स्वतंत्रता दी जाए, उनको नई अपॉर्चुनिटीज दी जाए, तो कहीं पर भी लड़कों से कम नहीं। एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? कैरियर तो आपका आ गया। मेरी एजुकेशन की शुरुआत एक्चुअली मेरे पापा सर्विसेज में थे, तो मैं वहाँ जनपदों में मैं रह के मैंने एजुकेशन अपना पूर्ण करा है। मुख्यतः लखनऊ से मैंने एजुकेशन पूर्ण करा है, और उसके बाद मैंने बीटेक करा है लखनऊ से ही। बीटेक करने के बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में मैं डायरेक्टली आ गई थी, और मेरा PCS का ये पहला अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में मैंने रैंक 26 मैं लेके आई हूँ, और यहाँ मेरी तो शुरुआत अगर हम ये कहें कि शिक्षा की जो शुरुआत, मान लीजिए सर्विसेज में आने के लिए क्या शुरुआती दौर क्या रहता है? शुरुआती दौर पहले तो आदमी अपने स्कूल की ही पढ़ाइयों में बिजी रहता है, बट एक बार मतलब अब जब थोड़ा सा आप बड़े होते तो आपको अपना एक पता लगता है कि किस तरीके तरफ आप ज़्यादा प्रोत्साहित हो। तो सिविल सर्विसेज का मेरे घर में माहौल था, और मैंने देखा था काम, और मैं हमेशा से प्रभावित रही हूँ कि कितना स्कोप है, कितना हमारे पास पावर है लोगों की सहायता करने के लिए। तो मेरे दिमाग में कभी और कोई ऑक्यूपेशन आया ही नहीं। मैं बीटेक मैंने करा, बट उसके बाद तुरंत ही मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में अपना सारा शक्ति मैंने और झोंक दिया, और खैर उसमें मुझे सफलता भी मिली, और मैं अभी मैं उसमें काम भी कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में। आए दिन नई शिकायतें मिलती हैं, उनका निस्तारण कराते हैं, और जब लोगों की खुशी देखते हैं कि हाँ उनके छोटे छोटे मैटर सॉल्व हो चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत ही सेटिस्फैक्शन है। मैडम ये बताएं कि जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं समाज में। तहसील में आप आई हैं, अब आप चूँकि जिलाधिकारी की हैसियत में, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता होगा कि बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हैंडल करने में कैसा महसूस करती हैं? क्या यही सब आपको मजबूत बनाता है? हाँ, भूमि विवाद तो एक बहुत बड़ा मसला है, और उससे सरकार का बहुत ही ज़्यादा जोर है। हमारे पास हमें नियम कानूनों से हमें इतना प्रशस्त करा गया है कि हम उसका उपयोग करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। और जितने भी भूमि विवाद होते हैं, अगर वो सॉल्व हो जाए तो बहुत हमारा कानून व्यवस्था भी ठीक हो जाए। दिन ऐसे जो प्रकरण होते हैं, कोशिश करते हैं कि हर दिन हम मिनिमम एक प्रकरण ऐसा सॉल्व कर सके, ताकि लोगों के लिए सहूलियत हो। जब से आपने ज्वाइन किया है, किस तरह के मामले आपके यहाँ पर आ रहे हैं मैडम? जनरली हमारे यहाँ भूमि विवाद का ही मामले ज़्यादा आते हैं। जैसे कि अगर जो ग्राम चकमार्ग, चक्रोड का निर्माण कराते हैं, उसके अलावा जो लोगों का अपना खुद का जैसे पैमाइश की प्रॉब्लम होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम विद इन टाइम पैमाइश करा दें, ताकि भूमि विवाद जो है तुरंत निस्तारित हो जाए। उसके अलावा अगर बंटवारे की समस्या होती है जनरली लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, तो हम उसको देखते हैं। बस यही सारी जो नॉर्मल लैंड इशूज होते हैं वही बात।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मैडम। और आप हैं जिलाधिकारी अमेठी जनपद की तहसील तिलोई की, और हमारी बातचीत जिनसे हुई मैडम से, और बड़ी सफाई से बहुत सारी चीज़ें। करियर को चुनना ये आपका अपना चॉइस है, और सबसे खास बात कि इस पद पर पहुंचना और एडमिनिस्ट्रेशन में जान। मंदाकिनी करवी पुल घाट पर प्रदूषण समाप्त करने की मुहिम चलाई जा रही है, और करवी के नजदीक इस घाट की स्थिति दयनीय है। बताना चाहेंगे आपको कि जैसा कि हम सब लगातार मंदाकिनी गंगा के कैंसर नुमा प्रदूषण को देखकर और महसूस कर पा रहे हैं, नदी के साथ ही होने वाले अन्याय को हम दूर से बस किसी तमाशे के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। हर घाट बने स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य को लेकर पुल घाट पर सैनिकों के द्वारा श्रमदान किया गया, और इसी क्रम में हमारे संवाददाता रहमत अली ने मंदाकिनी सैनिक जुगनू बुंदेलखंडी से खास बातचीत की है। ये देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है। जी नमस्कार, मैं रहमत अली चित्रकूट। यहाँ मैं हमारे यहाँ जुगनू भाई हैं, काफ़ी दिन से देख रहे हैं, इनकी मुहिम चल रही है यहाँ साफ सफाई अभियान। तो हम उनसे बात करते हैं जुगनू भाई से। भाई यहाँ मुहिम चला रहे हैं, कैसे किस उद्देश्य चला रहे हैं? जैसे धार्मिक नगरी है चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर बहुत पवित्र नदी है जिसको हम गंगा कहते हैं, माँ मंदाकिनी गंगा इसको कहते हैं, पूजनीय है। तमाम इसके किनारों पे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तमाम आयोजन होते हैं। विश्व प्रसिद्ध है, रामायण में बीच का वर्णन किया गया है। लेकिन आज जो है ये एकदम डेथ जोन पे है, मृत्यु सैया पे इसको कहा जाए कि वो मृत्यु सैया पे है। इतना प्रदूषण है इसकी वजह से कि उसका पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है, छूने लायक नहीं। कई कई जगहों में यहाँ पे इतना मलबा सड़ रहा है जैसे उसमें कीड़े पड़ गए हैं, पानी में कीड़े पड़ गए नदी के पानी में, इस तरह की हालात है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम लोगों ने अभी कोरोना से लेके और इस समय अभी तक के हालातों में देखा कि जलवायु परिवर्तन किस तरह से जो है उसने असर डाला है पृथ्वी के जीवन शैली को लेकर, तो आने वाले कल में अगर इन सब चीज़ों का अगर संरक्षण नहीं किया गया, जैसे जंगल हैं, नदियां हैं, हमारी सब धरोहर है, अगर ये सब पानी सूख जाएंगे तो हम फिर क्या करेंगे? तो इस मुहिम को इस तरह से लाया गया कि एक जन सहभागिता के माध्यम से, जन सहयोग के लोगों से, कि मतलब जो सरकारें करेंगी तो जब करेंगी, जब सरकारें जागेंगी तब जागेंगे। हम उन पर दोष न लगा के जो है कुछ अपनी जिम्मेदारियों का भी एक निर्वहन करेंगे, जैसे कचरा कहीं न फैलाएं, इसका हम लोगों को संकल्प दिलाते हैं। घाट घाट में लोग साबुन न लगाएं, शैम्पू न लगाएं, जैसे कि कम से कम हम तो कम से कम अपने स्थानीय स्तर से अपनी नदी के लिए, जिससे लाखों लाख लोगों को पानी मिलता है, तो उनको इन सब चीज़ों में रोकथाम करके अपने आप में परिवर्तन ला के जीवन को और इस मिशन को हमने सफल बनाने का प्रयास। कितने दिन चला रहे हैं? आज ये 8वां दिन है हमारा लगातार, जिसमें श्रमदान है इसमें, और इस श्रमदान के माध्यम से हम लोगों ने जो है तमाम सोशल मीडिया का भी सहारा लिया, लोगों से जन अपील की, जिससे कि लगातार अच्छे लोग भी यहाँ पे श्रमदान करने के लिए जुटते हैं, और अब वो जागरूक होकर, स्वयं जागरूक होकर और दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं, परिवार को जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। तो 8वां दिन के पहले आप देखे थे यहाँ क्या दिख रहा था, और आज जो है देख रहे हैं तो क्या कैसे क्या फिलहाल आपको कैसे महसूस हो रहा है? अभी तो देखिए फिलहाल ये जो सामने था, अभी कुछ दिन पहले यहाँ बहुत गंदा कचरा हुआ करता था, तो ऊपर की प्लास्टिक थी वो तो 1-2 दिन में साफ़ हो गई, मगर जलीय घास और नीचे जो डूब चुका जो मलबा था वो उसको करते करते हम आज अभी भी देख रहे हैं कि आप मेरे पीछे चल रहा है, इसको नीचे तलहटी से निकाल रहे हैं एकदम, और इतना बदबूदार ये मलबा है कि इसको निकालने में समझिए कि एकदम जैसे कोई गैस निकल रही है अंदर से, इस तरह की जो है। तो ये कचरा यहाँ पे घाटों किनारे है ये। तो शासन प्रशासन से आपके क्या कुछ हो रहा है? बस यही कि जागरूकता अभियान भी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को भी सहयोग करें, क्योंकि हम इस काम को उनके बगैर भी नहीं कर सकते। जैसा कि अभी यहाँ पे कचरा हमने निकाल दिया, तो फिर अब हम यहाँ से कैसे ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? इसके लिए तो सरकार को या जिला प्रशासन को ही सोचना पड़ेगा। तो संबंधित विभाग लगे हुए हैं, अभी जिलाधिकारी ने यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेकर इस जो हमारा जो ये चल रहा है, मुहिम जो चल रही है, इसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा है कि जो भी उनकी तरफ से जो मदद होगी वो हम देंगे। और फिलहाल जो है अभी हमको जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, तो कचरा निष्पादन की भी हमको मदद हमको मिल रही है, तो वो पूरी जिम्मेदारी से वो अपना निर्वहन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ लोग आ रहे हैं नहाने, तो इसमें आप क्या कह रहे हैं? तो जागरूक करते हैं। जागरूक करने में हम लोगों ने एक संकल्प पत्र बनाया हुआ, उसमें 8-10 बिंदु हैं संकल्प पत्र के। तो जब हम लोग यहाँ से वापसी में जब जाते हैं, करीब 2 से 3 घंटे का हमारा श्रमदान है, इसके बाद सारे लोग अपने अपने कामों में चले जाते हैं। सारे लोग अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सब ऐसा रहे। इसके बाद जो क्या होता है कि हम लोग संकल्प, यहाँ पे जो लोग आते हैं तो संकल्प दिला देते हैं, और उसके बाद उनसे निवेदन करते हैं कि यहाँ पे साबुन, शैम्पू, तेल, कपड़े न धो या ऐसा कोई चीज़ का सामान फेंके।
जिससे कि नदी जो है वो हो जाए, और जागरूक करते हैं कि आने वाले कल के समय में पानी और नदियाँ जंगल कितना जरूरी है। इसलिए तो हरियाली करें, तो पेड़ पौधे लगाएं, नदियों का सम्मान करें, वो तालाब का सम्मान करें, तो इस तरह का फैलाएं। तो ऐसे यहाँ करबी पुल के पास होता है, तो इसके बाद फिर राम घाट में देखा जाए तो वहाँ भी काफ़ी गंदगियाँ देखने को मिल रही हैं। बहुत उसमें अच्छा, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल है आपका रहमत जी। इस पे हम लोगों ने एक भविष्य की एक बहुत अच्छी योजना बनाई है, पार्ट बाई पार्ट। जैसे अभी हम करवी का ये घाट ले लें तो ये बहुत मतलब अति प्रदूषित है। राम घाट पर फिर भी वहाँ पे जिला प्रशासन या और जो भी स्वयंसेवी जो लगे होंगे तो अच्छा स्वच्छ दिखता है वहाँ पे। और ये कुछ डेथ जोन में है ये सब, ये सारे, और यहाँ का पानी भी बहुत गंदा हो गया। तो हम लोगों का फर्स्ट जो योजना है, जो हम लोगों को जो कार्य करने का वो है, तो ये इन ऐसे घाटों को जो डेथ हो चुके हैं उनको पहले जीवित कर दें। पुनर्जीवित ये घाट हो जाएंगे तो शायद हो सकता है इनके अभी कुछ स्रोत खुल जाएँ, तो जो जल स्रोत खुलेंगे उससे भी हमको फ़ायदा मिलेगा और प्लस वो गंदगी भी हट जाएगी। इसके बाद जैसे राम घाट है, सतनुसैया है, फिर इधर से आप निकल के आप जाइए तो वो तिरहार क्षेत्र में आपका जितना पाठा का इलाका है वो सब जितना पानी जा रहा है वहाँ पे जमुना में जाके जो राजापुर में मिल जाती है, तो वहाँ तक में हम इसको एक एक कचरे को, अभी हमारा एक भविष्य ये है कि पूरे घाटों में हम गुड़हल के, कनेर के, कुछ फलदार नीम के, आम के, जामुन के, इस तरह के जंगली पेड़, सीताफल के, उनको लगवाएंगे ताकि धीरे धीरे जो है उनकी जिम्मेदारी से उनकी रक्षा भी करेंगे। वायु अच्छी मिले, हाँ बढ़िया जो है वो हरियाली भी हो। घाटों में जब लोग जाएं तो लगे उनको कि हाँ ये कोई मंदाकिनी का घाट है, कोई जहाँ यहाँ भगवान श्री राम आए थे, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे कदम रखा, यहाँ पे उन्होंने पानी को छुआ, और आज देखिए हम क्या कर रहे हैं। मतलब किस तरह से लापरवाही, सब कुछ जानने के बाद तो इस स्तर से कि हम सरकार को दोष न देंगे, सरकार को जब करना हो तब करे, मगर हम कम से कम हम क्या कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी से, अपने स्थानीय लोकल होने के नाते, अपने उसको नाते, अपने धार्मिक नाते, जिस हिसाब से सोच लीजिए, तो हम जितने में अपने में सुधार ला सकते हैं तो लाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करते रहेंगे। तो राम घाट में कल हम मौसा थी तो देखने को वहाँ मिल रहा था, काफ़ी शैम्पू लगा रहे थे और कुछ साबुन लगा रहे थे, कुछ वहाँ काफ़ी हो रहा है। अभी देखा जाए तो वहाँ गंदगी काफ़ी हो रही है, तो इसमें आप क्या सुझाव देंगे? बस अभी तो हम लोग यहीं पर हैं, और इसके बाद जो है फिर धीरे धीरे हम लोग वहाँ भी पहुँचेंगे। और अगर हमारे राम घाट के सीतापुर के उस साइड के कोई बढ़िया सहयोगी है जो जुड़ना चाहते हैं तो हम लोगों से जुड़े, हमारी टीम में शामिल हो, हमारी टीम एक वहाँ पे भी लग जाएगी। ऐसे ही जो भी हमसे इस अभियान से जुड़ना चाहता है, कोई पैसा नहीं है, कोई वो नहीं है, केवल श्रमदान है। आप 1 घंटा 2 घंटे ही दीजिए, 24 घंटे 12-8 घंटे नहीं, घंटे 2 घंटे ही। आप जहाँ पे रहते हैं, नदी किनारे रहते हैं तो बहुत अच्छे हैं, तो आप वहाँ पे जो है आप श्रमदान करिए और जो आप बता रहे हैं तो वो करते रहेंगे। और बाकी अभियान जो चल रहा है तो जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, हम ही जितने लोग हैं तो हम एक एक घाट को आदर्श घाट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ की आप बात कर रहे हैं एक न एक दिन वहाँ भी हम जल्दी पहुँच जाएंगे। नमस्कार जुगनू भाई, हमारे बहुत अच्छा लगा बात करने के लिए। फिलहाल रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।